हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 और इसका चैप्टर नंबर 1 आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने इस चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी 12th क्लास की फिजिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ अपने इस चैनल पर और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आपको कोई 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। यहाँ आपको पूरी तैयारी हम फ्री में कराने वाले हैं। A to Z हर चीज कराएंगे आपको थ्योरी भी कराएंगे, डेरिवेशन भी कराएंगे, न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी चलेंगी हमारी, सॉल्व अनसॉल्व भी चलेंगी और काफी अच्छे तरीके से हमारे मॉडल सेट वगैरह, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें हम कराएंगे ताकि आपके इस बार आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे इस चैनल के माध्यम से हम उनकी पूरी 100 में 100 मार्क्स की पूरी तैयारी करके चलेंगे। ठीक है, पूरी तैयारी हम करा के चलेंगे उनकी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, इस बार जो हम टारगेट लेंगे अपना वो लेंगे 95 प्लस का, यानी कि 95 प्लस का टारगेट रहेगा हमारा फिजिक्स में। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़कर इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़कर हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी करेंगे फिजिक्स की 12th क्लास की, उन स्टूडेंट की गारंटीड हम 95 प्लस स्कोर गेन करा देंगे। ठीक है, तो आप सभी जुड़ रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके इस चीज़ का फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम वैसे गौरव सिंह है और मैं यूपी के एक शहर जिसका नाम है कपूर, उसके अंदर एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज, महिपाल भाटी इंटर कॉलेज, उसमें मैं लेक्चरर हूँ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं स्टार्ट आज की एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, तो आइए दोस्तों करते हैं हम स्टार्ट आज का पहला लेक्चर। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है वैद्युत आवेश, समझते हैं इसको। देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है या उसका अनुभव होता है। देखिए, वैद्युत आवेश है क्या, इस चीज को समझ लीजिए आप। ये परिभाषा है, हमने आपको यहाँ लिख दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम समझते हैं वैद्युत आवेश क्या चीज है। देखिए, वैद्युत आवेश होता है किसी भी द्रव्य का आंतरिक गुण होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। वैद्युत आवेश कोई नई चीज नहीं है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब ये ऊर्जा आती कहाँ से है, जैसे कि मान लीजिए दो वस्तु हैं, उनको आपस में रगड़ेंगे आप, तो जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी, एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कमी और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वस्तु पर क्या आ जाता है, आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण वस्तु पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर धनावेश आता है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकल के पहुंचते हैं उस वस्तु पर सदैव ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आवेश के प्रकार भी हमने डिस्कस की कि प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर धनावेश, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे या जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस वस्तु पर जो आवेश आता है उसको बोलते हैं ऋणावेश। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। और देखिए, वैद्युत आवेश जो होता है, इस आवेश के कारण ही वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखिए, कैसे आप समझते हैं इस चीज को, कैसे समझेंगे आप इस चीज को। देखिए, जब कोई आवेश है अगर वो रेस्ट में है यानी कि रुका हुआ विराम अवस्था में है तो केवल और केवल उसके चारों ओर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक है, और यदि वही आवेश आपको गतिशील अवस्था में है या चल रहा है, मोशन में है, ठीक है, तो वैद्युत प्रभाव के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ पर आया वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेश के कारण दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आवेश रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो केवल और केवल उसके चारों ओर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, और यदि वह आवेश गतिशील अवस्था में हो तो उसके चारों ओर वैद्युत
प्रभाव के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसका अनुभव करता है। ठीक है, देखिए ये विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव है, इसका अनुभव भी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई दूसरा आवेश है, ठीक है, और इसके पास में रखा हो, इस आवेश के पास में रखा हो, तो वह इस वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को अनुभव भी करेगा। ठीक है, उसे एक्सपीरियंस करेगा, नहीं कि उसको अनुभव भी करेगा। ठीक है, तो ये परिभाषा मैंने आपको लिख के दी है यहाँ पर, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसके बाद हम लिखते हैं आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार यानी किसको लिखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेशों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। यहां लिखेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश प्राय दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे, नंबर फर्स्ट धनावेश, पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। आवेश दो प्रकार का होता है दोस्तों, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेश को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो धनावेश और ऋणावेश है कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए धनावेश हमेशा प्रोटोनों में पाया जाता है, प्रोटोनों में पाए जाने वाले आवेश को ही धनावेश कहते हैं। ठीक है, प्रोटोनों में पाया जाता है धनावेश। और ऋणावेश कहाँ पाया जाता है, ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रोटोन में पाए जाने वाले आवेश को धनावेश और इलेक्ट्रॉन में पाए जाने वाले आवेश को ऋणावेश कहते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आवेशों के दो प्रकार, धनावेश और ऋणावेश, और कहाँ कहाँ होते हैं, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन का। वहीं मैं आपको बता दूं कि आवेश का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक किसका, वैद्युत आवेश का, इसका मात्रक जो होता है दोस्तों कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप याद रखेंगे, कूलाम होता है। और इसका विमेय सूत्र भी आपको ध्यान रखना, विमेय सूत्र जो होता है दोस्तों इसका AT होता है, AT, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम। अब देखिए ये जो है विमेय सूत्र आता कहां से है, आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I बराबर Q/T, विद्युत धारा का। तो यहाँ से Q जो होता है दोस्तों यही होता है आवेश। तो अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर Q का मान निकालूं, Q बराबर IT हो जाएगा। ठीक है, और अगर विद्युत आवेश Q का हम मात्रक लिखें, ठीक है, मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, और बात करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमेय सूत्र की। तो देखिए विमेय सूत्र कैसे लिखेंगे, धारा का विमेय सूत्र एम्पियर। ठीक है, धारा का विमेय सूत्र क्या होता है, A फॉर एम्पियर, और समय का होता है दोस्तों T। इस तरह से हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया AT। तो वैद्युत आवेश का जो विमेय सूत्र होगा वो कितना होता है, AT। भाई विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर से इसका विमेय सूत्र क्या है, A, और T फॉर टाइम, तो इसका विमेय सूत्र हो गया T। तो इस तरीके से आवेश का जो विमेय सूत्र आ गया वो AT निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, आइए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है विमेय सूत्र क्या होगा, इसका AT होगा। कैसे होगा मैंने आपको यहाँ समझाया। ठीक है, आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इससे आगे की। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन को कितना होता है, हम लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना आपको याद रखना है, और ये फिक्स क्वांटिटी है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करते हैं
तो वो सदैव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर पाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें एक प्रोटॉन की, एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों? एक प्रोटॉन पर आवेश, उसको भी आप चाहे तो ई ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को भी हम ई से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना होता है, वो भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। तो यहाँ से आपने देखा कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, प्रत्येक पर आवेश की मात्रा क्या होती है? ई के बराबर होती है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब जैसा कि हम प्रकृति की बात करते हैं, किसकी प्रकृति की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है दोस्तों। कितना होता है? ऋणावेश, इसीलिए इस पर माइनस लगा सकते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, देखिए प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस लगा सकते हैं। तो प्रकृति अलग अलग होगी, धनावेश और ऋणावेश। प्रकृति अलग होगी, धनात्मक ऋणात्मक, बाकी जो इसका परिमाण होगा, है ना, वो क्या रहती है? बराबर होता है। देखिए आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर क्या होता है? बराबर होता है, परंतु प्रकृति में ये कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं, अलग अलग होते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, विद्युत आवेश, विद्युत आवेशों के प्रकार, और विद्युत आवेश ये जो होता है दो प्रकार का होता है। कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, प्रोटॉन पर कैसा होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, एक प्रोटॉन पर कितना होता है, ये मैंने आपको यहाँ समझाया। अब देखिए जैसे ये विद्युत आवेश है, इसके बहुत सारे कुछ गुण होते हैं, है ना, इसके कुछ गुण होते हैं, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगला हेडिंग इसमें आता है हमारा विद्युत आवेशों के प्रकार। विद्युत आवेशों के गुण। तो आवेशों के कुछ गुण होते हैं, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट, पहला गुण क्या है? दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। और दोस्तों ये क्या है? आवेश का एक गुण है कि दो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब, सजातीय का मतलब होता है एक समान, एक समान प्रकृति। ठीक है, सजातीय मतलब एक समान प्रकृति वाले आवेश। आई थिंक आपको तो समझ में आया होगा। यानी एक समान प्रकृति वाले मतलब जैसे कि पहला धनावेश हो, दूसरा भी क्या हो? धनावेश हो। दोनों ही कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं, धनात्मक धनात्मक प्रकार के हैं। इन्हीं को बोला जाएगा सजातीय आवेश। और ये सदैव एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अब जरूरी नहीं कि दोनों ही धनावेश हो, दोनों ऋणावेश भी हो सकते हैं। सजातीय का मतलब है समान प्रकृति वाले, जैसे कि एक ऋणावेश हो तो दूसरा भी क्या हो? ऋणावेश हो। पहला ऋणावेश और दूसरा भी ऋणावेश हो, अर्थात दोनों आवेश कैसे होंगे? एक ही प्रकृति के होंगे, ऋणावेश ऋणावेश। ठीक है, अब ये दोनों भी क्या करेंगे? सजातीय आवेश होंगे, और ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दो सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। दो सजातीय आवेश में मतलब दोनों धन धन आवेश होंगे तो भी प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और यदि दोनों ऋण ऋण आवेश हैं तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। ठीक है, तो इसके गुणों में नंबर सेकंड इसका आता है गुण नंबर दो, दो विजातीय आवेश। आप समझते हैं कि यदि मान लीजिए दोनों एक समान प्रकृति के ना हो तो क्या होगा? तो एक समान प्रकृति के नहीं है उनको बोला जाएगा विजातीय। ठीक है, यानी अलग अलग प्रकृति के। तो दो विजातीय आवेश, अब ये क्या करेंगे? ये सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आकर्षित करते हैं। तो ये भी क्या हो गया? इसका एक अगला गुण हो गया कि भाई दो सजातीय आवेश, विजातीय आवेश है। विजातीय मतलब अलग प्रकृति, अलग प्रकृति वाले। तो ये अलग प्रकृति वाले आवेश हो गए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहला धनावेश हो और दूसरा ऋणावेश हो। पहला धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है,
तो ये कैसे हैं, विजातीय आवेश हो गए, यानी कि विपरीत प्रकार की प्रकृति वाले हो गए, इसलिए इनको बोला जाता है विजातीय आवेश। तो अब एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश, तो ये सदैव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनको आप दूर दूर भी रख दोगे ना तो भी एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, यानी कि आकर्षित हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि पहला धनावेश दूसरा ऋणावेश हो, आप इनको बदल के भी रख सकते हो, ठीक है, पहला ऋणावेश दूसरा धनावेश भी ले सकते हो, है तो अभी भी कैसे विजातीय प्रकृति के, है ना, विजातीय आवेश है विपरीत प्रकृति के हैं, तो भी अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को सदैव आकर्षित ही करेंगे। आई थिंक आपको ये दोनों गुण समझ में आएंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक और गुण की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक हम गुण की बात करते हैं आवेशों का संरक्षण। आवेश जो होता है संरक्षित होते हैं, आवेशों का संरक्षण, ये गुण ही होता है एक तरीके से, आवेशों का एक गुण होता है ये भी, ठीक है, संरक्षण, यानी आवेश जो होते हैं सदैव क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, संरक्षित होते हैं। कैसे भाई, आवेश को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, यही होता है आवेश का संरक्षण, ठीक है, समझिए इस चीज को भाई, आवेश कभी उत्पन्न नहीं होता है, आवेश कभी नष्ट नहीं होता है, समझिए इस चीज को क्या कहना चाह रहे हैं। सब मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु है, पहली वस्तु ए है और दूसरी वस्तु है हमारी बी, ठीक है, अब देखिए ये कैसी है, उदासीन है, कैसी है ये अपनी, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में कैसी है, उदासीन, और ये भी आपकी उदासीन वस्तु है, दोनों कैसी उदासीन। अब मैंने इनको रगड़ा या किसी अन्य विधि से मैंने एक काम किया कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन, सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ए से निकालकर बी पर पहुंचा दिए, किसी भी विशेष विधि से, किसी भी तरीके से, जैसे भी आप चाहें, रगड़ कर या अन्य तरीके से आपने क्या काम करा है, ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले 5 और बी वस्तु पर स्थानांतरित करा दिए किसी भी तरीके से, तो इस पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी दोस्तों, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई, तो जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनावेश आ जाता है, यानी 5 का प्लस का 5 प्लस के 5 आ गया इसमें, ठीक है, और इस पर 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, इससे निकल के 5 इलेक्ट्रॉन आ गए इस पर, तो माइनस का 5 आ जाएगा आवेश, ठीक है, ओके, प्लस के 5 और यहाँ माइनस के 5 आ गए, ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि ये जो आवेश है ना तो कहीं से उत्पन्न हुआ है और ना कहीं ये नष्ट हो रहा है, कभी नष्ट नहीं होता। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों वस्तुओं को फिर से आपस में टच करा दीजिए, ठीक है, तो जो इस पर इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आए थे वो फिर से क्या चले जाएंगे, ए वस्तु में फिर से अपनी जगह चले जाएंगे, और ये आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है, आवेश खत्म नहीं हुआ दोस्तों, आवेश जो हो गया वो उदासीन हो गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा थे वो फिर से क्या चले गए, ए वस्तु पर फिर से वापस चले गए, स्थानांतरित हो गए। तो आवेश ना तो कभी उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप समझ पाए कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, अपितु इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा आवेशों का संरक्षण। तो आप इसको लिख लीजिए, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, तो चलिए आप इसको लिख लें, आवेश न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इसको केवल और केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक और गुण की अगर हम बात करें, नंबर 4, वो होता है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, ये क्या चीज है? आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। देखिए दोस्तों, क्या है कि जब किसी वस्तु पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेशित वस्तु है, तो सीधी सी बात है उस पर आवेश होगा। और अगर उस वस्तु पर आवेश की मात्रा की अगर गणना की जाती है, तो सदैव उस वस्तु पर पाए जाने वाला जो आवेश होता है, ठीक है, सदैव एक नियत निश्चित मान जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है दोस्तों, इस मान का सदैव पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। समझो कैसे, E कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, कोई एक वस्तु है, उस पर हमने आवेश निकाला, तो या तो उस वस्तु पर क्या होगा, एक E के बराबर आवेश होगा, या उस वस्तु पर सीधा 2E के बराबर आवेश होगा, या अगर उससे थोड़ा फालतू है तो वो 3E के बराबर आवेश होगा, या 4E के बराबर, या 5E के बराबर, डॉट 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 इस तरीके से। यानी E का क्या है, E का 1 गुना, E का 2 गुना, E का 3 गुना, E का 4 गुना, E का 5 गुना, इसी तरीके से 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना, इस तरीके से। तो किसी भी वस्तु पर जब आवेश की गणना की जाती है, तो सदैव उस वस्तु पर पाए जाने वाला आवेश एक नियत निश्चित मान E का पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। आवेशों के इस गुण को ही कहते हैं क्वांटीकरण। तो यही गुण क्या होता है? क्वांटीकरण होता है, आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, अब दोस्तों ये इस तरीके से पॉसिबल है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है? पूर्ण गुणज के रूप में का मतलब है कि कभी भी ये किस रूप में नहीं होगा, इस रूप में नहीं होगा। जैसे 2.3E 2.3 गुना हो गया E करना, इसका मतलब है कि ये दो गुना से ज्यादा है और 3 से थोड़ा क्या है, कम है। यानी 2.3, 2 से थोड़ा ज्यादा, 3 से थोड़ा कम। तो E का, ठीक है, 2 से ज्यादा, 3 से कम। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, ऐसा कभी भी केस पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो सीधे 2 गुना होगा या सीधे फिर 3 गुना होगा। 2.3E का कोई मतलब नहीं है। कभी भी आप देख लेना, ये क्या है, इसका एक मूलभूत गुण होता है। ये भी आवेश का एक गुण होता है कि कभी भी अगर हम किसी वस्तु पर आवेश की गणना करेंगे तो वो सदैव E का पूर्ण गुणज के रूप में ही मिलेगा, इस रूप में कभी नहीं मिल सकता। ना कभी ऐसे मिल सकता जैसे मान लो √3E √3E, ऐसा भी नहीं मिल सकता कभी भी। या अगर मान लो आप कहें 7.3E ना, तो ये वाले केस पॉसिबल कभी भी है ही नहीं। तो ये क्या है, एक प्रकार का विशेष गुण होता है ना आवेश का। क्या है, आप देख पा रहे हैं, ये भी क्या है, एक आवेश का विशेष प्रकार का गुण है। ठीक है, और इसी गुण को ही कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो दोस्तों इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी वस्तु पर पाए जाने वाला आवेश मान लो Q है, वो सदैव क्या होगा, एक नियत निश्चित मान E का क्या रहेगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, यानी कि N। और इस पर लगा दीजिए प्लस माइनस, क्योंकि आवेश जो होता है वो दोनों प्रकृति का होता है, धनावेश भी और ऋणावेश भी, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ से जो फॉर्मूला है वो क्या है, इतना आया। अब जहां पर n जो है दोस्तों, ये क्या है, जहां n क्या है, ये 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये प्लस माइनस में हो सकता है, -1 -2 -3 -4 भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, n क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, n क्या है, यहाँ पर n एक पूर्णांक है, जो कि कैसे होता है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। अब देखिए इस चीज को समझिए, अगर n की जगह में हम 1 लगा दें तो q बराबर कितना होगा, e। अगर n की जगह हम 2 लगाएंगे तो q बराबर 2e, 3 लगाएंगे तो 3e, 4 लगाएंगे तो 4e। तो इसका मतलब क्या, देखिए n की वैल्यू 1 2 3 4 लगाने से आपको यही पॉसिबल केसेस मिल रहे हैं। n की जगह 1 लगाएंगे तो 1e, 2 लगाएंगे तो 2e, 3 लगाएंगे तो 3e, 4 लगाएंगे तो 4e, 5 लगाएंगे तो 5e। ठीक है, तो n की इन वैल्यूज पर हमें सदैव किसी वस्तु पर आवेश मिल जाएगा। ठीक है, तो यही होता है आवेश का क्वांटीकरण। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। आवेश का क्वांटीकरण भी हो गया, तो ये वाले केस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसी प्रकार से आवेश पाया जा सकता है।
ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि किसी भी वस्तु पर पाए जाने वाले आवेश की मात्रा सदैव एक नियत निश्चित मान E बराबर 1.6×10⁻⁻19 कूलम का सदैव पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, आवेशों के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक फॉर्मूला हो गया Q बराबर N। N को हम पूर्णांक होता है, वैसे N को हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा, 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा, 10 इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा, तो N बराबर 10। 20 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए, ठीक है, तो N बराबर 20। 50 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए, ठीक है, तो N बराबर क्या हो गया 50। तो इस तरीके से आप N को इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। ये मैंने आपको चैप्टर 1 का कुछ थोड़ा सा बेसिक समझाया आज आपको। ठीक है, कल से इसकी जो सेकंड लेक्चर जो स्टार्ट होगा उसमें हम आपको और भी बहुत सारी चीजें कराएंगे। ठीक है, आज केवल इसका केवल बेसिक समझाया मैंने आपको। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कराया है इसके, ठीक, बेसिक नॉलेज दी है आपको। तो आज आप इतना पढ़ेंगे, बाकी आपके पास बुक्स होंगी, उन बुक्स से आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इनके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको बुक से पढ़नी है। दोस्तों आप बुक से पढ़िए, इन चीज़ों को, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो बुक से पढ़िए आप, आपको अच्छा समझ में आएगा। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अपनी बुक से पढ़ने की कोशिश करें, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और उनका कुछ फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।